जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे खामोश संकट की जो हर साल 58,000 जिंदगियां ले लेता है। यह खतरा है दोस्तों सांप के काटने का, यानी स्नेक बाइट। हर साल इंडिया में लगभग 58,000 से ज्यादा लोग स्नेक बाइट के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। WHO ने स्नेक बाइट को ऑफिशियली एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डिक्लेयर किया। यह संकट उन लोगों को प्रभावित करता है जो पहले से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। तो दोस्तों, भारत में कुछ सांपों की प्रजातियां ऐसी हैं जिनके काटने से सबसे ज्यादा मौत होती है। जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे खामोश संकट की जो हर साल 58,000 जिंदगियां ले लेता है। इंडिया के गाँव में और खासकर उन इलाकों में जहां लोग खेती और मजदूरी से अपना जीवन चलाते हैं, वहाँ एक ऐसा खतरा जो ना तो टीवी न्यूज में दिखता है और ना ही पॉलिसी डिस्कशंस में उठता है। यह खतरा है दोस्तों सांप के काटने का, यानी स्नेक बाइट। हर साल इंडिया में लगभग 58,000 से ज्यादा लोग स्नेक बाइट के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। यह दुनिया भर की स्नेक बाइट डेथ्स का लगभग 50% है। फिर भी इस मुद्दे को हमारी हेल्थ पॉलिसी में उतनी जगह नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। WHO ने स्नेक बाइट को ऑफिशियली एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डिक्लेयर किया, जिसका मतलब है कि ऐसी भी महामारी जिसे पहचाना तो गया है लेकिन जिस पर विकासशील देशों में ध्यान नहीं दिया गया। भारत इस ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस का एपिसेंटर है। यह संकट उन लोगों को प्रभावित करता है जो पहले से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जैसे किसान, डेली वेज लेबर्स और ट्राइबल कम्युनिटीज। इन लोगों के पास हेल्थ केयर, इंश्योरेंस और अवेयरनेस काफी कम होती है, जिस वजह से उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाता है। अब हम समझते हैं कि कौन से सांप सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो दोस्तों, भारत में कुछ सांपों की प्रजातियां ऐसी हैं जिनके काटने से सबसे ज्यादा मौत होती है। इन्हें हम बिग 4 की कैटेगरी में रखते हैं, जिसमें शामिल है इंडियन कोबरा, रसल वाइपर, कॉमन क्रेट और सौ स्केल्ड वाइपर। यह सांप पूरे देश में पाए जाते हैं और इनके जहर से प्रभाव बहुत ही गंभीर होता है। कोबरा और क्रेट का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जबकि वाइपर का होमोटॉक्सिक। इनके अलावा किंग कोबरा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलता है और हम्प नोज्ड पिट वाइपर जो वेस्टर्न घाट्स में मिलता है, जैसे एमर्जिंग स्पीशीज भी हैं जिनके लिए अभी तक कोई स्पेसिफिक एंटीवेनम अवेलेबल ही नहीं है। यह रीजनल स्नेक्स अक्सर लोकल पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं जिनके पास हॉस्पिटल और टेस्टिंग की सुविधा तक नहीं होती। आइए अब हम देखते हैं जहर का प्रभाव और कैसे काम करता है स्नेक वेनम। स्नेक वेनम का प्रभाव 3 मेजर प्रकार से होता है। सबसे पहले है दोस्तों न्यूरोटॉक्सिक, फिर आता है होमोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक वेनम जैसे कोबरा और क्रेट का होता है, इंसान के नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, जिससे मसल पैरालिसिस हो सकते हैं या सांस रुक सकती है और डेथ भी हो सकती है। होमोटॉक्सिक वेनम जैसे रसल वाइपर के जहर में होता है, जिससे ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग हो सकती है, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग और ऑर्गन फेलियर हो सकता है। साइटोटॉक्सिक वेनम टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करता है और कई बार अफेक्टेड लिम्स का एम्पुलेशन तक करना पड़ता है। इन सभी इफेक्ट्स का कॉम्बिनेशन भी कभी कभी हमें देखने को मिलता है, जो पेशेंट की कंडीशन को और भी क्रिटिकल बना देता है। इसके सिम्टम्स जैसे सूजन, वोमिटिंग, ब्लीडिंग, डिजीनेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तुरंत दिखते हैं। इसलिए अर्ली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। तो साथियों, इसका इलाज क्या है और क्या प्रॉब्लम्स हैं जो इसके इलाज से एसोसिएटेड हैं। स्नेक बाइट का प्राइमरी ट्रीटमेंट है दोस्तों पॉलीवैलेंट एंटीवेनम, जो बिग 4 स्नेक्स के जहर के अगेंस्ट बनाया गया है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर कई प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि ट्रेंड मेडिकल स्टाफ की कमी, प्रॉपर डायग्नोस टूल्स ना होना और टाइम पर इलाज का ना मिल पाना। रूरल हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स और आईसीयू फैसिलिटीज नहीं होती। एंटीवेनम को कोल्ड चेन में स्टोर करना होता है, लेकिन कई जगह यह सिस्टम प्रोवाइड नहीं हो पाता। ज्यादातर केसेस में पेशेंट को ब्लॉक लेवल हॉस्पिटल से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और फिर सिटी ले जाना पड़ता है, जिससे कई घंटे लग जाते हैं। इस डिले के चलते पेशेंट की जान खतरे में पड़ जाती है। स्नेक बाइट से दोस्तों सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी पड़ते हैं। स्नेक बाइट से सिर्फ हेल्थ पर नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक जीवन पर भी भारी प्रभाव देखने को मिलते हैं। ज्यादातर विक्टिम्स
20 से 50 साल के बीच के होते हैं, यानी एक काम करने वाली उम्र से जुड़े हुए लोग। अगर किसी व्यक्ति का पैर या हाथ कट जाए या पैरालाइज हो जाए तो वो अपना रोजगार खो देता है। महिलाएं और बच्चे अलग तरह के सोशल स्टिग्मा फेस करते हैं। उनकी शादी तक रुक जाती है या लोग उन्हें अपशगुन समझने लगते हैं। प्राइवेट ट्रीटमेंट का खर्चा लाखों में होता है, जिससे लोग कर्ज में डूब जाते हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स में अगर इलाज नहीं मिला तो लोग अपनी जमीन, सोना, पशु तक बेच देते हैं। इस क्राइसिस का आर्थिक बोझ परिवार पर सालों तक पड़ता रहता है। सुपरस्टिशन और फेथ हीलिंग भी स्नेक बाइट का एक अनोखा पहलू है। गांव के लोगों में आज भी अंधविश्वास काफी गहरा है। कई जगहों पर लोग स्नेक बाइट को देवता का प्रकोप या फिर श्राप समझते हैं। इस वजह से पहले पेशेंट को तांत्रिक के पास ले जाया जाता है, जहां झाड़ फूंक, मंत्र और जहर चूसने जैसे रिचुअल्स होते हैं। यह सब करते करते बहुमूल्य समय चला जाता है और पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 से 30% केसेस में पेशेंट्स पहले फेथ हीलर्स के पास जाते हैं। हेल्थ वर्कर्स के लिए यह भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्हें सिर्फ इलाज नहीं देना होता बल्कि अंधविश्वास को भी तोड़ना पड़ता है। डाटा गैप की वजह से असली संख्या छुपी हुई है दोस्तों। इंडिया में स्नेक बाइट डेथ्स का ऑफिशियल रिकॉर्ड NCRB के थ्रू कलेक्ट होता है, जो सिर्फ 10,000 डेथ्स दिखाता है, लेकिन द लैंसेट और ICMR के स्टडीज के मुताबिक यह संख्या 58,000 से भी ज्यादा हो सकती है। बहुत सी डेथ्स विलेज लेवल पर रजिस्टर्ड नहीं होती या कॉज ऑफ डेथ फीवर या कार्डियक अरेस्ट लिख दिया जाता है। इस डाटा गैप के कारण हेल्थ पॉलिसी में स्नेक बाइट को उतनी प्रायोरिटी नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। एक्यूरेट डाटा कलेक्शन, सर्टिफिकेशन और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। एंटीवेनम प्रोडक्शन और लिमिटेशंस। भारत में जो पॉलीवैलेंट एंटीवेनम बनाया जाता है उसका वेनम सोर्स तमिलनाडु के सांप होते हैं। यह एंटीवेनम पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन रीजनल स्नेक्स के वेनम अलग होते हैं। इस वजह से यह एंटीवेनम कई जगह इनइफेक्टिव साबित होते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया और वेस्टर्न घाट्स ट्राइबल बेल्ट्स में पाए जाने वाले सांपों के लिए स्पेसिफिक एंटीवेनम्स नहीं है। इसके अलावा एंटीवेनम का यूज कब और कैसे करना है, इसकी ट्रेनिंग भी हेल्थ वर्कर्स को नहीं मिली होती, जिससे एलर्जिक रिएक्शंस और एडवर्स इफेक्ट्स भी बढ़ते हैं। आइए देखते हैं स्नेक बाइट से जुड़ी सरकारी योजनाएं और कोशिशें। 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल स्नेक बाइट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल लॉन्च किया था, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है। ज़्यादातर डॉक्टर्स को इस प्रोटोकॉल की ट्रेनिंग नहीं दी गई। आयुष्मान भारत और नेशनल हेल्थ मिशन में स्नेक बाइट्स कवरेज थ्योरेटिकली है, लेकिन फील्ड पर इसका बेनिफिट लोगों तक नहीं पहुंच रहा। 2023 में एक ड्राफ्ट नेशनल स्नेक बाइट स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, जिससे रीजनल वेनम मैपिंग, ट्रेनिंग, सर्विलेंस और पब्लिक अवेयरनेस पर फोकस किया गया है। यह एक पॉजिटिव कदम है, लेकिन इसका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है। इस बीच साथियों, दुनिया से हम क्या सीख सकते हैं? श्रीलंका ने कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच और टाइमली हॉस्पिटल रेफरल से स्नेक बाइट मोर्टेलिटी को 0.5% तक कर दिया। बांग्लादेश में NGOs और लोकल हेल्थ वर्कर्स ने मिलकर अवेयरनेस बढ़ाया है और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट इंश्योर किया है। ऑस्ट्रेलिया में, जहां दुनिया के सबसे जहरीले सांप पाए जाते हैं, हर साल स्नेक बाइट डेथ्स 1 से 2 तक सीमित है। वहां पर स्ट्रक्चर्ड इमरजेंसी सिस्टम, इवैक्यूएशन और इजीली अवेलेबल एंटीवेनम सिस्टम्स ने क्राइसिस को कंट्रोल में रखा। इंडिया को भी ऐसे मॉडल से सीखना होगा दोस्तों, और अपने लोकल कंटेक्स्ट में इम्प्लीमेंट भी करना होगा। आइए देखते हैं कि रोकथाम के कुछ सरल तरीके, बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल इन दिस केस। स्नेक बाइट से बचाव के लिए कुछ बेसिक हैबिट्स काफी असरदार साबित हो सकती हैं, जैसे रात को टॉर्च का इस्तेमाल करना, जमीन पर ना सोना या खेत में काम करते वक्त बूट्स पहनना और घर के आसपास सफाई रखना। गांव में आशा वर्कर्स को फर्स्ट एड और रेफरल सिस्टम की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। स्कूल प्रोग्राम्स, वॉल पेंटिंग्स और नुक्कड़ नाटक से अवेयरनेस बनाई जा सकती है। गांव के समुदाय को भी ट्रेनिंग में शामिल करना जरूरी है। NGO और सिविल सोसाइटी का भी इस दिशा में एक अहम योगदान है। रोमिलस विटेकर जैसे हर्पोलॉजिस्ट और मद्रास क्रोकोडाइल बैंक जैसे संगठन स्नेक बाइट अवेयरनेस, रिसर्च और वेनम कलेक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वाइल्ड लाइफ SOS, HER, पेटाफोना फाउंडेशन और लोकल सर्प मित्र प्रोग्राम्स लोगों तक एजुकेशन और रेस्क्यू सर्विस पहुंचाते हैं। कुछ स्टेट जैसे महाराष्ट्र, ओडिशा और केरला में मोबाइल स्नेक बाइट रेस्क्यू और ट्रीटमेंट टीम्स भी डिप्लॉय की गई हैं। इनके एफर्ट्स ग्रास रूट लेवल पर
लोगों के जीवन बचाने में मददगार साबित हो रहे हैं। तो आगे का रास्ता क्या है साथियों? कुछ रिकमेंडेशंस जो इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने में हमारी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, रीजन स्पेसिफिक एंटीवेनम्स को डेवलप किया जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, प्राइमरी और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को इंटेंसिव ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। कोल्ड चेन्स और वेंटिलेटर सिस्टम्स हर पीएचसी तक इंश्योर किए जाएं और स्नेक बाइट को नोटिफिएबल डिजीज बनाया जाए। पब्लिक अवेयरनेस और सुपरस्टिशन के खिलाफ लार्ज स्केल कैंपेन शुरू करने चाहिए और एंटीवेनम मैन्युफैक्चरिंग डिसेंट्रलाइज हो और रिसर्च को भी इंसेंटिवाइज करना चाहिए। स्नेक बाइट विक्टिम्स के लिए इंश्योरेंस और कंपनसेशन का प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाया जाना चाहिए। इस समस्या का निष्कर्ष है दोस्तों एक सामाजिक जिम्मेवारी। स्नेक बाइट एक ऐसा क्राइसिस है जिसका सॉल्यूशन सिर्फ सरकार या एनजीओ के पास नहीं है, बल्कि साइंस, पॉलिसी, हेल्थ सिस्टम और समाज को मिलकर काम करना होगा। यह एक प्रिवेंटेबल क्राइसिस है। अगर हम सभी स्टेप्स लें तो हर साल मरने वालों की संख्या हजारों लाखों से कम कर दी जा सकती है। और सांप दोस्तों मारने के लिए नहीं काटता, वो सिर्फ रिएक्ट करता है। असली खतरा है दोस्तों इग्नोरेंस। अगर हम इस खौफ के पीछे छुपी रियलिटी को समझें और उस पर संगठित रूप से काम करें तो एक दिन ऐसा भी जरूर आएगा जब भारत में स्नेक बाइट से होने वाली मौतें बहुत कम हो जाएंगी और लोगों को जीवन मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।